This video is all about IPMET exam, how I managed to fail in IPMET even after taking a 4 drop year. Yes, I failed even in my second attempt. So let's start the story from class 11th. And yes guys, if you are an IPMET aspirant, then this video is very helpful for you because there will be many useful insights in this video and mistakes that you should not do. Do not skip any part of this video. And guys, you will find many success stories of IPMET topper on YouTube, but you will rarely find any video in which a person is failed in cracking IPMET. In these exams, the selection rate is very less, but the rejection rate is very high. Sharing the failure story is not an easy task, but I am sharing this video with you so that you can learn from mistakes and do not repeat the mistakes that I made in my preparation. So I hope you will find this video helpful and support my work and like this video. तो ये बात है उस ज़माने की जब मेरे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए थे एंड देन इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट एंड इट्स टाइम फॉर विच स्ट्रीम टू चूज़। मुझे कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा बिजनेस मेंटालिटी थी मेरी, तो मैंने कॉमर्स को चूज़ किया इस वजह से। एंड यस दैट्स हाउ आई चूज़ कॉमर्स। एंड यस उसके बाद मैंने देखना शुरू किया फ्यूचर ऑफ कॉमर्स। आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट वेरियस अदर कोर्सेज लाइक BBA, BMS. So I found out BBA. Then I started researching about BBA, about various entrances. Then I watched a video in which a YouTuber is talking about various BBA entrance exams. And yes, that's how I found IPMET. So उस वीडियो में बताया था कि दिस इज़ द एग्ज़ाम ऑफ IPM इंदौर, IPMET इंदौर, जिसमें 5 ईयर प्रोग्राम होता है, 3 ईयर ऑफ BA एंड लास्ट 2 ईयर ऑफ MBA। देन उसने एक बात और भी कही थी कि दिस इज़ द वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम, सो फिर तो यही करना है। देन उसके बाद मैंने IPMET के वेरियस चैनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, अलग अलग IPMET के चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो देखने लगा कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या एग्ज़ाम होता है। तो फिर उसके बाद IPMET में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। दैन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। क्लास 11th चल रही थी, अपना कॉमर्स लिया था, अप्लाइड मैथ्स ली थी स्टार्टिंग में मैंने। देन आई शिफ्टेड टू कोर मैथमेटिक्स एंड देन बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पे आगे। तो IPMET का क्या था? तो IPMET मैं कर रहा था अपना यूट्यूब से, धीरे धीरे कभी किया कभी नहीं किया, मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी तो नहीं थी, बट हाँ कर रहा था मैं। तो मैंने अनअकैडमी कैट का जो चैनल है उस पर बेसिक्स ऑफ क्वांट्स के लेक्चर्स देखने शुरू किए, जिसमें रौनक शाह जो सर है, रौनक शाह, तो उन वीडियो में वो जो कैट के क्वांट्स के बेसिक्स है वो पढ़ाते थे। तो वो IPMET के लिए भी 100% रेलिवेंट था, तो मैंने वो किया था स्टार्टिंग में। बाकी वो वीडियोस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बेसिक्स ही करता रहूँगा क्या, मतलब चैप्टर पे नहीं बढ़ूँगा क्या। तो मैंने लगभग 50% वीडियोस कर दी थी। और बाकी बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने नहीं की थी। हाँ, मैं रीडिंग करता था, वर्बल की अगर बात करें तो, और कुछ वीडियोस भी देख लेता था, ग्रामर भी कर दी थी मैंने। तो हाँ, कुछ कुछ कर दिया था मैंने पोर्शन, बट वही था कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, यूट्यूब से कर रहा था। मतलब मेरा प्लान तो था कि 11th में ही ले लूँ कोचिंग। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब मेरा प्लान था कि ACE IPM ले लूँगा मैं क्लास 11th में, 2 ईयर की कोचिंग रहेगी उसके लिए। देन आई मैसेज टू ACE IPM एंड देन सक्षम भैया का रिप्लाई भी आ गया था कि हाँ you can take coaching, but it is not that vast syllabus of IPMET, so you can even prepare in 1 year of time. So basically he is saying that even 1 year is sufficient for you. So I texted him, then I will buy your coaching next year, till then I am preparing sessions, and he says okay. So मैंने अपना ऑनलाइन यूट्यूब से ही कंटिन्यू रखा क्लास 11th में। तो एंड कॉमर्स की पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैंने अकाउंट्स का ट्यूशन लगाया हुआ था अपना क्लास 11th में। मेरा फाइनली रिजल्ट आता है क्लास 11th का, एंड देन फाइनली वी हैव आवर क्लास 12th। सो क्लास 12th स्टार्ट होती है। देन आई वाज कंफ्यूज्ड विच कोर्स टू चूज़ फॉर IPMET। सो आई हैव 2 ऑप्शंस। सो ऑप्शन तो काफ़ी सारे थे, जैसे कि हमारा ACE IPM, एजुकेप्टन एंड देन सुपर ग्रेड्स IPM करियर्स था। तो मैंने 2 ऑप्शन फाइनल किए थे, ACE IPM और एजुकेप्टन। तो स्टार्टिंग में मैं ACE IPM लेने वाला था, लेकिन उनका जो कोर्स था वो थोड़ा सा लेट हो गया था। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि एजुकेप्टन को बाय कर दिया जाए, क्योंकि वो उसका जो कोर्स था अराउंड 10,000 के एक्सप्रॉक्स था। एंड whereas if I will talk about ACE IPM, then it will be around 20,000। मेरा जो प्लान था वो ACE IPM को लेने का था, लेकिन फिर दिमाग में एक थॉट आया कि ACE IPM में तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं IPM जो कर रहे हैं करंटली, स्वप्निल भैया और सक्षम भैया, वही पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें तो एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद इतना, मतलब मेरे समझ में ना आए, वो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आए ना आए।
वैसे तो मैंने उनका एक डेमो लेक्चर देखा हुआ था टाइम एंड वर्क पे, देन फिर भी मुझे लगा कि शायद समझ में ना आए। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग फॉर एजू कैप्टन, तो मैंने वो परचेस कर दिया क्योंकि उसमें जो टीचर थे वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कैट के लिए पढ़ाया हुआ था। सो आई परचेस्ड एजू कैप्टन, तो स्टार्ट कर दिया मैंने वहाँ से पढ़ना। तो मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया और उसमें मुझे 1 महीना लग गया। अपने जो समर हॉलीडेज़ थे उसमें मैंने नंबर सिस्टम ही किया, और वो सबसे बड़ी शायद गलती थी मेरी। नंबर सिस्टम से मुझे स्टार्ट नहीं करता था क्योंकि उसमें ही मेरा पूरा मोटिवेशन ऐसा हो गया नीचे कि क्या ये चैप्टर इतना बेकार सा, बोरिंग सा है, और मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया एक चैप्टर में, उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने दूसरे चैप्टर्स किए, अपना नंबर सिस्टम, अलजेब्रा वगैरह। बाकी अपना वर्बल भी चल रहा था, रीडिंग हो रही थी, अपना व्लॉग्स भी डाले थे मैंने चैनल पर, वो जाके देख सकते हैं आप। और हमारा क्लास 12 भी चल रहा था। सो बाकी क्लास 12 भी हमारा ऑनलाइन चल रहा था। आई हैड नॉट अटेंडेड एनी ऑफलाइन ट्यूशंस, आई रेयरली गो टू स्कूल। सो यस, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स सारा ऑनलाइन था। बाकी उसका सिलेबस कंप्लीट करने में मैं लगा रहा अपना क्लास 12 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देने लगा क्लास। और आईपीमेट को तो लगभग 1 से 2 घंटा ही देने लगा। क्यों, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे तो क्लास 12 पे फोकस बढ़ता रहा, आईपीमेट पे कम होता रहा। तो जब एग्ज़ाम में 4 से 5 महीने बचे थे, देन आई शिफ्टेड माई फोकस टूवर्ड्स माई क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 में मेरा सिलेबस कंप्लीट होने पे नहीं आ रहा था, और क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रहा था और मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन यूट्यूब से। बाकी ऑफलाइन मैंने कोई ट्यूशन लगाया नहीं था, इवन मैथमेटिक्स का और अकाउंटेंसी का भी नहीं, जो कि मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मुझे लगा देना चाहिए था ट्यूशन की बात करूँ मैं, जो मेरे नियर बाई ट्यूशन था उसमें जो स्टूडेंट्स थे ना, वो एकदम ऐसे थे बेकार, मतलब वो टीचर को पढ़ाने नहीं देते थे, मतलब डिस्टर्बेंस करते रहते थे अपना पूरा टाइम। तो देन मैंने क्लास 12 में ज्वाइन ही नहीं किया था ट्यूशन, एंड देन आई स्कोर्ड 82.6% in my class 12th. Yes, and I got second position in commerce with mathematics. फर्स्ट पोजीशन में 2 से 3 नंबर का ही अपना डिफरेंस था। यस, अगर मैथमेटिक्स ना होती तो अपना 95-90 के अराउंड पहुँच जाते परसेंटेज, बट मैथमेटिक्स ने कर दिया भाई थोड़ा। यस, वो था। एंड देन आईपीमेट की बात करें तो 2 महीने बाद लगभग आईपीमेट था, उसमें अपनी प्रिपरेशन की मैंने। बाकी उसमें भी कुछ ऐसे अच्छे से खास नहीं हो पाया क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब हो जाएगा अपना आईपीमेट, मतलब वही बना दिया था कि ड्रॉप लेना है भाई, फुल ईयर ड्रॉप लेंगे अपना, फिर प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि ड्रॉप ईयर में तो कर ही देंगे, और फुल ईयर ड्रॉप लेंगे, पार्शियल भी नहीं, फुल ईयर। यस, तो दैट्स वाई प्रिपरेशन इतनी कुछ अच्छी नहीं हो पाई थी मेरी। उसके बाद भी मैंने CUT दिया, आईपीमेट दिया। आईपीमेट इंदौर नहीं दिया मैंने, जिपमेट दिया, और आईपीमेट रोहतक दिया। तो CUT में मैंने अपना इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था। मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट मैंने नहीं दिया था क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी उस लेवल की, और मतलब वो काफ़ी दूर था मेरा जो सेंटर था उन दोनों सब्जेक्ट्स का। देन आई स्किप दिस 2 सब्जेक्ट्स क्योंकि मेरा प्लान था कि ड्रॉप ईयर तो देना ही है। देन फाइनली अब आता है हमारा ड्रॉप ईयर, तो आईपीमेट में तो मेरा किसी में हुआ नहीं, बाकी लोकल कॉलेजेस में मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो अब मैंने एजू कैप्टन का कोर्स परचेस नहीं किया था, अब मैंने परचेस किया था SIPM का कोर्स। तो एक बात बताता हूँ मैं SIPM की, इंडस्ट्री में जितनी भी कोचिंग है आईपीमेट से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है वो SIPM का है, और दैट्स वाई मैंने ड्रॉप ईयर में अपने उसी को ही परचेस किया था। तो उसमें भी मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में ही मैंने अपना जो बैकलॉग्स है वो आने शुरू हो गए, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था कुछ काम से अपना, तो वहाँ पर मेरे कुछ बैकलॉग्स हो गए, और वो बैकलॉग मेरे कंप्लीट ही नहीं हो पाए। मतलब तो मैंने उन 2 जो बैकलॉग्स होते हैं उन्हें स्किप कर दिया था, और जो अपना करंट में लाइव क्लास चल रही थी उस पर फोकस किया था, और उसी को अपना कंटिन्यू कर रहा था। मैं सोचा था कि बाद में कर देगा, वो चीज़ बाद में शायद हो नहीं पाई थी। इफ़ यू हैव एनी बैकलॉग्स दैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट दोज बैकलॉग्स, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए उन्हें कंप्लीट करना। सो मेक श्योर बैकलॉग्स क्रिएट ही ना होने दो अपना। बाकी पढ़ तो मैं काफ़ी रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है, बट पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ पा रही थी, पता नहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था, अपना जो उन्होंने स्केड्यूल दिया होता उसके अकॉर्डिंग मेरा थोड़ा पीछे चल रहा था। सो यस, मैंने फिर उसके बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद अर्थमेटिक में शिफ्ट हो गया, क्वांट्स हो रहा था, वर्बल भी साथ में कर रहा था मैं धीरे धीरे। BTS बताता हूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। तो आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर यू, सो आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू, आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो, एंड देन माई स्टोरेज गॉट फुल, और वो वीडियो सारी ख़त्म हो गई। एंड देन मैंने वो SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर दी जो बची हुई क्लिप्स थी, एंड देन अगेन स्टार्ट शूटिंग, एंड देन अगेन व्हाट हैपेंड, स्टोरेज फुल हो गया।
और फिर से क्लिप डिलीट हो गई। सो आई फाइनली मूव्ड ऑल द क्लिप्स टू माई लैपटॉप। कहाँ पढ़ते हैं हम? तो अगस्त में मैंने SIPM को ज्वाइन करा था ड्रॉपआउट्स बैच में, और उसके बाद मेरी स्टडीज़ चलती रही। और उसके बाद आने वाला था एक काफ़ी बड़ा टर्न इस प्रिपरेशन के दौरान, जो कि थी वेडिंग, मेरी बड़ी दीदी की वेडिंग। यस, सगी दीदी। तो उसमें मेरे 1 से 2 महीने वेस्ट हो गए। मतलब पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कम हो गई उस टाइम पर। घर में रेनोवेशन हुआ, फिर शादी की तैयारियां हुई, शादी हुई, और जब शादी ख़त्म हुई इसके बाद मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, फ्लो बनाया। और लगभग शादी के 20 दिन बाद मैंने फाइनली लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी, क्योंकि घर में मेरी पढ़ाई होने रही थी। मैं सोच तो काफ़ी पहले से रहा था, मतलब शादी के पहले से, कि ज्वाइन कर लूँ। फिर सोचा कि शादी के बाद ही ज्वाइन कर देंगे, और फिर मतलब लगभग 20-25 दिन बाद मैंने ज्वाइन की। क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, और उसके बाद थोड़ा मेरा ठीक हुआ जब मेरा फ़्लो बना जाके। जब मैं लाइब्रेरी गया तो मेरा फ़्लो थोड़ा अच्छा हुआ उस टाइम पर। तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना अगर आपकी स्टडी नहीं हो पा रही घर पे, अगर आप ड्रॉपर्स हो या फिर क्लास 12 में हो इवन, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो फ्लो है स्टडी का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप और स्टूडेंट्स को देखते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि आप जब लाइब्रेरी में रहोगे तो आपके पास केवल एक ही काम रहेगा, पढ़ने का। बीच में लंच टाइम होता था तो मैं लंच कर देता था अपना वहाँ पर यूट्यूब वीडियो लगा के कोई। तो हाँ, ऐसे चलता रहा मेरा। और बाकी मुझे लंच करने के बाद नींद काफ़ी आती थी, तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके की नींद आती थी। मतलब ऐसा हो जाता था कि यहीं पर ही सो जाऊँ बस। लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज करके घूम के पढ़ता था मैं, तो थोड़ा टाइम पास कर जाता था। बट वो चीज़ काफ़ी खतरनाक रहती थी मेरे लिए। तो यस, ऐसे ही चलता रहा। बाकी पॉइंट्स हो रहा था, वर्बल भी साथ में कर रहा था मैं धीरे धीरे। बाकी अपना जो रीजनिंग है वो शुरू में मैंने किया था, फिर बाद में सोचा था कि बाद में ही करेंगे जो टाइम बचेगा। तो उसके बाद क्या होता है, मेरा अपना CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैथमेटिक्स को 1-2 घंटा दे रहा था, और अपना बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी चल रहा था CUET के लिए। देन उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स फोकस ऑन वन थिंग। तो मेरा IPMAT से जो मोटिवेशन था, मतलब क्या करे, बोले अपना IPMAT से, IPMAT इंदौर या फिर सभी IPMAT से मोटिवेशन थोड़ा लूज़ होने लगा था। IPM प्रोग्राम से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो लूज़ होने लगा था। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो उस टाइम पर मूव हो रहा था CUET की तरफ। CUET में अपना शहीद सुखदेव चाहिए था मुझे, जिसमें अपना जनरल टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है, और अपना इंग्लिश होती है। तो उसके बाद मैंने अपना मैथमेटिक्स पे शिफ्ट कर दिया फोकस, और अपना 4 से 5 घंटे में अपना मैथमेटिक्स को दे रहा था, कोर मैथमेटिक्स को CUET के लिए। सो मैंने अपना जो क्वांट्स का टाइम था वो कम कर दिया था। सो मेरा जो सारा फोकस था वो IPMAT से उठकर CUET पे शिफ्ट हो गया था। और बाकी अब लग रहा था कि अगर मैं IPMAT इंदौर की तैयारी करूँगा तो CUET नहीं हो पाएगा, और अगर CUET में करूँगा तो IPMAT इंदौर नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि IPMAT इंदौर को छोड़ते हैं और सभी एग्ज़ाम्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो IPMAT इंदौर एग्ज़ाम है वो सबसे अलग और सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बोल सकते हैं आपको। लेकिन अगर आप केवल IPMAT इंदौर पे ही फोकस करोगे ना, तो आप निकाल सकते हो उसको, लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि 35,000 एप्लीकेशन होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और टोटल सीट्स कितनी है? 120। जनरल के लिए आपकी 58 to 60 सीट्स बनती है। मतलब अगर आप निकाल भी दो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो कैसा जाए, आपका एग्ज़ाम डे कैसा जाता है, उसमें काफ़ी रिस्क हो जाता है। मतलब स्टूडेंट्स निकाल देते हैं अपना ड्रॉप ईयर में भी, फ्रेशर्स भी निकाल देते हैं। बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो CUET की तरफ जा रहा था, क्योंकि अपना था कि अपना शहीद सुखदेव से BMS करेंगे, देन अपना कैट लिखेंगे। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट ही थोड़ा लूज़ हो रहा था IPMAT प्रोग्राम से। प्रिपरेशन तक का तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं, प्रिपरेशन मैं अगर चाहता तो कर देता, लेकिन CUET की तैयारी होने लगी उस टाइम पर। ठीक है, तो मॉक्स भी उस टाइम पर नहीं दे रहा था। लास्ट के टाइम पर मैंने मॉक्स दिए थे, जो कि गलत चीज़ थी। मुझे स्टार्टिंग में ही देना चाहिए थे, जिसकी वजह से मेरा CUET का पेपर भी अच्छा नहीं गया जैसा मैंने एक्सपेक्टेड था। और बाकी NTA तो भाई क्या बोले, तौबा ही तौबा, उसने मेरा पेपर और बेकार करवा दिया। यस, NTA ने मेरा ऐसी तैसी कर दिए मेरे CUET के पेपर की। लगभग मेरे 80 मार्क्स उसी की वजह से कम हुए। यस, मैं सोचता था कि क्या ये NTA को दोष देते रहते हैं। जब अपने ऊपर पड़ी, जब पता चला सेंटर का मिस मैनेजमेंट जो था, और जो अपने नंबर कम किए थे अपना रिजल्ट आने में, नॉर्मलाइजेशन में। मतलब नॉर्मलाइजेशन कैसी नॉर्मलाइजेशन की, मतलब परसेंटाइल भी उसमें दिए नहीं। अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते भी हो तो उसमें परसेंटाइल तो देते हो ना।
उसमें वो भी नहीं थी, तो मतलब उनके हिसाब से तो हमने नॉर्मलाइजेशन करी ही नहीं। तो हाँ, सी टी एन टी ए वालों को तो क्या ही बोले अब। नीट में भी बेकार कर दिया, मतलब नीट वालों का तो वो न्यूज़ में काफ़ी आया, लेकिन सी टी वालों का कुछ नहीं आया। बस कुछ यूट्यूबर्स ने ही बोला होगा कि उसका कुछ हुआ नहीं। जिसने मेल किया था लगभग 1000 से 15 बच्चों का दोबारा से री सी यू टी हुआ। मतलब ये क्या पागलपन है भाई, सी यू टी एन टी ए का ऐसे भी कोई एग्ज़ाम कराता है क्या? मतलब री सी यू टी अगर होना था तो इन्फॉर्म कर देना कि जिसका नहीं हुआ वो अपना दोबारा दे सकता है। अगर हमें पता होता कि ये दोबारा हो सकता है ऐसे री सी यू टी, तो हम भी मेल कर देते। और एन टी ए से एक्सपेक्ट करना कि मेल करके री सी यू टी हो जाएगा, भाई क्या बात है। You should join offline coaching rather than online coaching if you can afford. But if you cannot afford, then you can choose online coaching. But your first preference should be your offline coaching. If you are taking a full drop year, then I would recommend you to go to offline coaching if you are a serious candidate and you have money to spend. And the money you will spend on coaching, on your accommodation is worth. बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होगा आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप मेहनत करते हो तो। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग में क्या दिक्कत हो जाती है, डिसिप्लिन की दिक्कत हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। हमारे सामने कोई नहीं हो पाता हमें देखने वाला, मतलब हमें जो भी करना है वो सेल्फ से ही, खुद से ही करना होगा। यू हैव टू डू योर सेल्फ ऑल द थिंग्स, यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू गिव मॉक्स, यू हैव टू कंप्लीट योर syllabus, you have to complete your revision 2 to 3 times and all these things. So yes, it's a very difficult thing. That's why most of the students failed to get in top colleges. Guys, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और बाकी एग्ज़ाम तो सारे ही डिफ़िकल्ट है, कोई भी इजी नहीं है। सब में ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मानूंगा सारे एग्ज़ाम्स एक ही लेवल के हैं। तो यस, मेहनत आपको करनी पड़ेगी सब में। और इनका जो सिलेबस है ना वो सभी का सेम है। अगर आपने एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर दी तो आपका सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएगी। बाकी सी में मैथमेटिक्स जो क्लास 12 का है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था इस बार। सी नहीं है, मतलब जे लेवल टच है वो। तो जे लेवल का मैथ करो क्लास 12 का, तो आपका सी निकल जाएगा अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है जिसमें मैथ्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बाकी बात करें कि फुल ड्रॉप या फिर पार्शियल ड्रॉप, so I would never recommend you to take a full drop until unless you are not getting any colleges. मीन्स कि आपको कोई साइट का ही, अपने पास का ही कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है जिसकी कोई रैंक नहीं है, कुछ वर्थ नहीं है, जो आपको पता है कि क्या कंडीशन है इस कॉलेज की। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, डिसेंट कॉलेज मिल रहा है जो कि आपने एंट्रेंस से प्राप्त किया है, तो आप उसको ले सकते हो और अपना पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप में नहीं हुआ तो उसी कॉलेज में कंटिन्यू करो और कैट के लिए प्रिपेयर करो और कैट दो। बाकी पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगी, अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है ना अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, मतलब अगर आपको कोई डिसेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसमें ले लो रेदर टेकिंग ए फुल ड्रॉप। और पार्शियल ड्रॉप आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसी कॉलेज में कंटिन्यू करो और कैट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि कैट के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। और अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेके करते भी हो तो आपका एक ईयर वेस्ट हो जाएगा, जो कि शायद वर्थ नहीं होगा। तो बाकी डिसीजन तो आपका ही है। बाकी मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ आपको और अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। आप ASIPM की एक वीडियो थी ड्रॉपर्स के ऊपर जो अभी रिलीज़ हुई थी, उसमें भी वो भी जाके आप देख सकते हो। तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है सक्षम भैया ने कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बाद आप वो जाके भी देख सकते हो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इस बार उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से बताया, क्योंकि अगर आप ड्रॉप भी दे दोगे ना, फुल ईयर लो, पार्शियल लो, तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई किसी कॉलेज में जाए। इवन रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, इंदौर, किसी में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका हो जाए। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर डेडिकेशन, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यस, काफ़ी रिस्क तो देखो है। अगर आप प्रिपरेशन करते हो अच्छे से तो आपका हो जाएगा, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप मैं कर लूँगा। बाकी कॉन्फिडेंस तो मुझे भी था अपने ऊपर, लेकिन अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाता तो मेरा काफ़ी अच्छा रहता, मतलब मैं कर देता। तो जो मेन दिक्कत हुई ना मेरे साथ वो थी ऑनलाइन में। मैं ऑनलाइन कर नहीं पाया मैनेज, सिलेबस कंप्लीशन, मॉक्स, रिवीजन, ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई था नहीं और सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है उसमें। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और आईपीमेट से रिलेटेड वीडियोस आएगी कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, क्या चीज़ें बेसिकली आपको करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यस,
यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो आईपैड से रिलेटेड, क्लास 11th क्लास 12th कुछ भी ड्रॉपर वगैरह से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको जल्द से जल्द ही। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। इससे जो लर्निंग्स होगी वो लेने की कोशिश करना। थोड़ा अपना कैलकुलेटिव डिसीजन लेना, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। एंड यस, रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।